अस्सलाम वालेकुम। DAAD, MS और PhD स्कॉलरशिप्स के सिलसिले की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि MS और PhD के लिए किस तरह के स्कॉलरशिप दस्तयाब हैं जर्मनी में आला तालीम हासिल करने के लिए। और अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देख पाए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आप अपने लिए जो सूटेबल स्कॉलरशिप है वो चूज़ कर सकें पहले। इस वीडियो में हम आपको टिप्स देने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको तैयार कैसे किया जाए। और ये टिप्स आपको दी जाएंगी उन लोगों की तरफ से जो पहले ही ये स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं। तो इस सिलसिले की पहली कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं ज़फ़र इकबाल के साथ। ज़फ़र इकबाल इस वक्त बर्लिन में हेल्महोल्ट्ज़ इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर मटेरियल्स और एनर्जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडेम में पीएचडी के स्टूडेंट हैं। 2018 में उन्होंने ये पीएचडी स्टडीज़ के लिए इस स्कॉलरशिप को विन किया था। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला इस गुफ्तगू के लिए। और वो आज आपको बड़ी मज़े की और बड़ी ही इम्पोर्टेंट टिप्स दे रहे हैं रिसर्च प्रपोज़ल लिखने के मद में, और उसके साथ साथ इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन पे आपने तैयारी करनी है। तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ वो जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि सुपरवाइज़र को कैसे कांटेक्ट किया जाए उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए, और ईमेल का कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो ये बड़े ही तीन बड़े ज़रूरी एस्पेक्ट हैं, इंतहाई ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़फ़र इकबाल से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र, टाइम निकालने के लिए। तो ये बताइए कि इतने सारे लोग हर साल अप्लाई करते हैं इस DAAD स्कॉलरशिप के लिए, और का आपकी जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हुई, आपको स्कॉलरशिप मिला पीएचडी के लिए, और अब आप बर्लिन में बैठे हुए पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में क्या खास बात थी? क्या तैयारी आपने ऐसी खास की हुई थी कि जिसकी वजह से हज़ारों जो एप्लीकेशंस हैं उसमें आप कामयाब ठहरे? बहुत शुक्रिया सर। एक तो जो चीज है इसमें, जब मैं यहाँ पे बर्लिन में आया और मेरी यहाँ पर एक दो प्रोफेसरों से यहाँ पे मुलाकात हुई, और उनमें से एक जो जो है वो वहाँ की रिव्यूअर्स कमेटी जो है डे डे की, उसमें जो है वो अभी भी हैं। तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, और बाकी जो मेरे यहाँ पर कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनसे भी मुलाकात होती रहती है, जो डे डे की काफी कम्युनिटी है। जी। तो एक तो चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी सिलेक्शन में, वो ये होती है कि आपने प्रोजेक्ट कैसा लिखा है। हुँ, हुँ। और प्रोजेक्ट के हवाले से जो ये है कि आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रोफेसर, और आपकी जो ओवरऑल आपकी रिसर्च की एक्सपीरियंस है या बाकी चीजें, वो आपस में कितनी इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी सिलेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोजेक्ट लिखा, और उस प्रोजेक्ट का आपका जैसा आपका जो आपका टारगेट ग्रुप है वहां पर उस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा या इस तरह की चीजें, तो ये एक वीक पॉइंट चला जाता है। अच्छा। लेकिन अगर तीनों का एक आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, प्रोजेक्ट से आपकी मुराद है रिसर्च का जो प्रपोज़ल आप देते हैं एप्लीकेशन में, वो कितना मज़बूत है? और दूसरा ये है कि आपने जो पहले डिग्री की हुई है, या जो पहले आपने रिसर्च की हुई है, वो कैसे फिट इन करती है उस रिसर्च प्रपोज़ल के साथ? और उसके साथ-साथ तीसरी चीज़ आपने ये बताई कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं जर्मनी के अंदर, उनके साथ आपका कैसे ये फिट होता है? मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी? यही 3 चीज़ें बताई आपने? नहीं, ये यही तीन चीजें ठीक है, हैं ठीक है, कि चलिए। आपका प्रोफेसर, और आपका जो प्रोजेक्ट, और आपका अपना जो आपका चाहे प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है, या आप उस चीज को लेके कैसे चल रहे हैं, या आपने जो उसमें एप्लीकेशन में लिखा है कि मैं इन चीजों को ऐसे ऐसे करूंगा, तो ठीक ये है। तीन चीजें कितनी लाइन में है। अच्छा, तो आप रिसर्च प्रपोज़ल के लिए अक्सर जो स्टूडेंट है ना, उनको बड़ा मसला होता है लिखते हुए। बल्कि मुझे याद है कि जब हम अप्लाई करते थे तो उस वक़्त हम तो एक-दूसरे से पूछा करते थे कि यार तुम्हारे पास कोई रिसर्च प्रपोज़ल तो नहीं पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ? और टीचर्स से पूछते थे लोग और इस तरह से। तो वो
मतलब तैयारी नहीं होती, अगर आपने एमफिल नहीं किया हुआ तो रिसर्च के के इतना एक्सपोजर भी नहीं होता, पता ही नहीं होता रिसर्च कैसे करते हैं। जी तैयारी क्या टिप्स दे सकते हैं? अब इस हवाले से एक तो ये है कि जो डार्ट की अपनी वेबसाइट है वहां पर भी बहुत अच्छी जो है वो लाइन टू लाइन उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखें। ये तो एक बड़ा जर्नल है। लेकिन बाकी जो रिसर्च प्रपोजल एक बंदा लिखता है तो उसके अंदर जो की पॉइंट है कि आप उसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ये है कि उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, आपने वो क्यों उसको करना चाहते हैं। फिर आप लिटरेचर रिव्यू में उसको लिखते हैं, उसका बैकग्राउंड के इसके पीछे क्या है, उसकी थोड़ी सी आप साइंस डिस्कस करते हैं। और फिर आप उसको कैसे लेके चलेंगे, उसके लिए आपको कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत है, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो अक्सर इंटरव्यू में भी आपसे पूछते हैं, और वो ये है कि ये आप कितने टाइम स्पेन में इसको कवर करेंगे। और टाइमलाइन जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपका जो पूरा प्लान है रिसर्च का, 3 साल का, 4 साल का, जो भी आपकी पीएचडी है, उसको आपने कितना अच्छा प्लान किया हुआ है कि पहले साल आपने क्या काम करना है, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, इसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, बिल्कुल उसको आप बेहतर है आप उसको सेमेस्टर वाइज लिखें कि मैंने पहले 6 मंथ में जो है वो मैंने चीजों को पढ़ना है, या मैंने लैब के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, ये चीजों को सीखना है। फिर अगले 6 मंथ में जो है वो मैं कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करूंगा या अपना चीजें करूंगा। यानी आपके पास सारी चीजें जो हैं वो पहले से आपने उसके अंदर लिखी हुई हो, और जो आपने रिसर्च प्रपोजल है उसको डिवाइड करें फिर सेमेस्टर वाइज। सही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल में वही जो टिपिकल चीजें होती हैं कि आप उसका इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसका बैकग्राउंड दे दिया आपने कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने दे दी, फिर उसके बाद आपने उसमें बताना होगा कि क्या मेथड्स आप यूज करेंगे, किस तरह के उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने हैं, और फिर उसके बाद वो आपने रेफरेंसेस दे देने हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप ये बता रहे हैं कि वो है कि आपने प्लान कैसे किया हुआ इस सारे काम को, कि 6-6 महीने के अंदर उसको डिवाइड करें और उसको प्लान अच्छा करें, तो ये ज्यादा अच्छा। ये दूसरी जो एक मसला लोगों को आता है ना इस स्कॉलरशिप के अंदर, वो ये है कि सुपरवाइजर को ढूंढना, और उससे एक चूंकि एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है कि उसने आपको लैब के अंदर जगह देनी है, तो उसके लिए आपको कितनी तकलीफ हुई और क्या टिप्स हैं इसके लिए, कैसे मिला था सुपरवाइजर? अच्छा, ये बड़ी बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं काफी अरसा लम्स में रहा, तो मैं वैसे ही लिखता रहता था, और मैं उनको बहुत लंबी ईमेल्स लिखता था। अच्छा। और मेरे ख्याल में जो प्रोफेसर थे वो बड़े अनायड होते होंगे जब वो इतनी लंबी ईमेल शायद पढ़ते ही ना हो। तो बाद में फिर मैंने जब ये मैं काफी अरसे तक इस तरह की चीजें करता रहा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ये जो मेरी सारी चीजें हैं मैं किसी को चेक करूं। तो फिर मैंने डॉक्टर फलक से इस हवाले से बात की। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ टिप्स दिए। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप उनको लिखें कि भाई आपने क्या किया हुआ है, वेरी सिंपल, और आप क्या करेंगे उस ग्रुप में जाके, आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, इसको टू द पॉइंट बात करें उनके साथ, टू द पॉइंट। और ये भी मुझे बताया कि भाई आपकी जो ईमेल है वो प्रोफेसर उसको कम से कम 1 मिनट के अंदर जो है उसको पता चल जाए कि ये बात करना चाह रही है, लेस देन 1 मिनट। तो फिर वो आपकी मेल को भी पढ़ेगा और आपको रिप्लाई भी करेगा, और ऐसे ही हुआ। फिर मैंने अगली दफा जो ईमेल्स डाली, तो वो फिर मैंने ईमेल जो है वो मैंने उनको टू दी पॉइंट लिखी, रादर देन कि मैंने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। नहीं, मैंने उनको ये कहा कि मैंने इस तरह का काम किया हुआ है, और ये मेरे पेपर हैं, और मैं जब आपके ग्रुप में आऊंगा तो मैं ये कर पाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मेरी एक्सपर्टीज इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो वहां से फिर मुझे रिप्लाई आया, और एक नहीं फिर काफी रिप्लाई आए इस वजह से। तो ये मैं स्टूडेंट्स को जो है वो कहूंगा कि बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखें। ज्यादा से ज्यादा आपकी ईमेल जो है वो मैं तो कहता हूँ 10 लाइनों से भी कम हो, ताकि प्रोफेसर उसको। और फिर जब आप टू दी पॉइंट लिखते हैं तो पहली तो 3 लाइनें आप आराम से लिख लेते हैं कि मैंने क्या किया।
ठीक है। अब अगली जो 3 लाइनें हैं कि मैं उधर आके क्या करूंगा, ये बहुत ये मुश्किल मुश्किल है। ठीक है। ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको उनका जो एडवांस लिटरेचर है या स्पेशली वो जो ग्रुप पूरा काम कर रहा है, इसके अंदर भी एक टेक्निकल बात है। मसलन एक प्रोफेसर है, जिस तरह मेरा प्रोफेसर है, तो उसकी तो 1 साल में काफी पब्लिकेशंस आ रही हैं, लेकिन उसमें फिर मुझे जाके ये देखना पड़ेगा कि इसी ग्रुप की कौन सी पब्लिकेशन है। जी जी। कुछ तो उसकी कोलैबोरेशंस में आ रही होती हैं। अब जो कोलैबोरेशंस वाली जो पब्लिकेशंस हैं, वो इसका मतलब है वो ग्रुप में काम नहीं हो रहा। ठीक है। तो फिर मुझे वहां पर जाके जब मैं उनको लिख रहा था, तो मैं ये देखता था कि यहाँ पर जो पीएचडीज हैं स्टूडेंट, वो कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, ये सारे पीएचडी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मैं वहां पर जाके क्या काम कर सकता हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस ग्रुप के पेपर्स को देखें, बजाय इसके कि आप प्रोफेसर्स के पेपर्स को देखें। तो जब आप ग्रुप के पेपर्स को देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा, इस लैब में फना चीजें अवेलेबल हैं, मैं इस लाइन में काम कर सकता हूँ। तो फिर आपको रिप्लाई भी आ जाता है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी, बिल्कुल के टू द पॉइंट आपने सुपरवाइजर को लिखना है, और पहले क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हैं, बस ये लिखें उसको, और उसके बाद फिर आपको उम्मीद है कि आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि सीवी आपने लाजमन उसके साथ अटैच किया होगा, सीवी ईमेल के साथ, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल सीवी, लेकिन सीवी बिल्कुल टू द पॉइंट। उसमें जो है वो आपकी सीवी ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस की हो, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने मैट्रिक से शुरू होते हैं और सारी वो इस चीज को लिखते हैं। और कोशिश करें कि आप जितने इजी लिख सकें। मसलन अगर आपने एमएस किया हुआ है या फिर आपने एमएससी भी की हुई है, जो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उसको मेंशन कर दें कि ये मेरी 16 ईयर एजुकेशन है, ये मेरी 18 ईयर एजुकेशन है, मैंने ये पढ़ा है। और उसको टू द पॉइंट, अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो वो आप उसमें मेंशन कर दें, और अगर नहीं है तो इसके अलावा जो आपके पास स्किल्स हैं, मसलन आपको कुछ सिंथेसिस स्किल्स हैं, ऑर्गेनिक में कुछ सिंथेसिस स्किल है, केमिस्ट्री के पॉइंट, इसके अलावा कोई अगर आपको कोई डेटा एनालिसिस के आती हैं, तो वो आप उसमें मेंशन कर दें कि मुझे ये स्किल्स आती हैं। ठीक है। और अगर आपकी मसलन पब्लिकेशंस में है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे मास्टर के स्टूडेंट काम करते हैं, तो उनकी फर्स्ट पब्लिकेशंस मोस्टली यूनिवर्सिटी में नहीं होती, तो उसमें वो हल्का सा मेंशन कर दें कि भाई मैंने इसमें ये काम इसके किया है। 1 से 2 पेजेस की मेरे ख्याल में एनफ है। ठीक हो गया। अच्छा जफर, ये बताइए कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मेरे ख्याल में आपकी जो फाइनल सिलेक्शन सारी हो रही होती है, वो आपकी इंटरव्यू की बेस पे होती है। अच्छा। और पहले तो अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स जो वो डिमांड करते हैं एप्लीकेशन के लिए, अगर वो आपके पास पूरे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी स्क्रूटनी नहीं होती, आप इंटरव्यू तक चले जाते हैं। फिर इंटरव्यू जो होता है वो बड़ा डिसीजिव होता है। इंटरव्यू में पैनल होता है काफी सारा, उसमें 7-8 लोग भी बाज़ दफा बैठे होते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे सर्कमस्टांसेस हैं। तो उसमें बाज़ दफा पाकिस्तानी प्रोफेसर्स भी, हमारे जो लोकल मतलब वो भी बाज़ दफा बैठे होते हैं, बाज़ दफा जर्मन प्रोफेसर आते हैं, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू में एक तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप मटेरियल केमिस्ट्री में आपने काम करना है, और मुमकिन है कि अगला बंदा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो। जी जी। तो फिर एक तो आपने उसको अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसी हिसाब से बताना पड़ेगा, और फिर आपने यानी कि आपसे क्वेश्चन सब्जेक्ट के भी ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे एनएमआर वो पूछ सकता है, आपसे रेट्रो पूछ सकता है, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो अपना सब्जेक्ट है वो भी तैयार करके जाना चाहिए, एक बात। ठीक है। दूसरी बात जो अक्सर वो क्वेश्चन करते हैं, वो ये क्वेश्चन होता है कि भाई आप क्यों जर्मनी जाना चाह रहे हैं, आपके पास और भी ऑप्शन चाह रहे हैं जी, जाना चाह रहे हैं आप, आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कॉमनवेल्थ का आपके पास है, फुलब्राइट है। ये तो सवाल पहले हुआ था और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जो है ना कलीदी किस्म का सवाल है, और इससे ही आपकी काफी हद तक सिलेक्शन हो सकती है। बिल्कुल। तो इसको पहले से सोच के जाएं कि मैंने क्यों जाना है।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे होते हैं। फिर एक चीज उनको आपने ये बावर करा के आनी है कि जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने प्रोजेक्ट लिखा है, वो चाहे आपके प्रोफेसर को जो साथ बैठा हुआ उसको समझ आ रही हो, लेकिन जो बाकी लोग बैठे होते हैं, जो डार्ट के एहलकार होते हैं, तो आप उनको ये समझा के हैं कि मेरी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त जो है ये काफी इन है, ये है, वो है, तो वो आपने उनको ये चीजें बता के आनी है। तो क्योंकि ये चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए जो रिपोर्ट लिखते हैं फिर वो फोन में भेजते हैं और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं प्रोफेसर से हटकर, वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मसलन आप जर्मनी क्यों आना चाहते हैं, जर्मनी का क्या आपने उससे पहले पढ़ा हुआ है, तो इस तरह की चीजें जो है वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले से होनी चाहिए। लेकिन अगेन आपको अपना जो आपने प्रोजेक्ट लिखा है वो भी आपको उसी तरीके से आना चाहिए। मसलन मेरे साथ एक दोस्त है मेरे क़ायद-ए-आज़म से, तो वो उन्होंने जो है वो लिथियम आयन बैटरीज पे प्रोजेक्ट लिखा था और उनकी रिजेक्शन आ गई थी और वो बात मुझे बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भाई उन्होंने मुझे ये जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इस तरह की जो बेसिक चीजें थी वो काफी ज्यादा पूछी थी और लिथियम आयन बैटरीज का उन्होंने क्वेश्चन एक दो ही किए थे सिर्फ प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपको बाकी चीजें भी उनकी पता होनी चाहिए इन डेप्थ। सही है, सही है। चले जफर, ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी है सब देखने वालों को, तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, चंद बातें और टिप्स दी डार्ट DAAD स्कॉलरशिप्स के लिए लोगों को, तो थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया सर।